हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। सालों से भारत में सोने की दीवानगी रही है। शादी ब्याह हो या त्योहार हो या फिर बचत और इन्वेस्टमेंट का कोई मौका, सोना भारतीय घरानों की पहली पसंद रहा है। लेकिन इस आदत का असर सीधे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। सोना भारत में निकलता नहीं है, ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। नतीजा यह है कि हर साल अरबों डॉलर का सोना इंपोर्ट होता है और भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि जब कोई देश दूसरे देश से ज्यादा चीजें खरीदता है और कम बेचता है तो उसके इंपोर्ट का बिल एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। यही फर्क डेफिसिट कहलाता है। हालांकि ये समस्या आज भी उतनी ही बड़ी है जितनी पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि साल 2015 में जब ट्रेड डेफिसिट तेजी से बढ़ रहा था और रुपया दबाव में था, तब सरकार के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कैसे लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने से रोका जाए और फॉरेन एक्सचेंज पर बोझ कम किया जाए। इसी सोच से जन्म हुआ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि सोने के इंपोर्ट पर हर साल अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे। इतना फॉरेन एक्सचेंज बाहर से जाने से भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ रहा था और रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। ऐसे में सरकार के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा रहा कि आखिर कैसे लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने से रोका जाए। बस यहीं पर सरकार लेकर आई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आइडिया उस टाइम काफी स्मार्ट और इनोवेटिव लग रहा था। सरकार ने लोगों से कहा कि भाई, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्यों ना इस बॉन्ड में निवेश करें। ये बॉन्ड पूरी तरह से सोने की कीमत से जुड़ा होगा, यानी कि अगर गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो आपके बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए ऊपर से 2.5% सालाना ब्याज देने का वादा भी कर डाला। सुनने में ये डबल फायदा जैसा लग रहा था। एक तरफ गोल्ड की कीमतों का पूरा फायदा, दूसरी तरफ ब्याज की आमदनी। सरकार की सोच उस वक्त सीधी थी। उनको लगा कि इस स्कीम के जरिए लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय बॉन्ड खरीदेंगे। इससे सोने का इंपोर्ट घटेगा, ऊपर से सरकार को जनता से जो पैसा मिलेगा वो एक तरह का सस्ता लोन होगा, क्योंकि बॉन्ड पर ब्याज दर केवल 2.5% ही रखा गया था, जो सरकारी उधार लेने के सामान्य खर्च से काफी हद तक कम था। लेकिन यहीं पर कहानी ने करवट बदलना शुरू कर दिया, यानी कि यहीं पर आया ट्विस्ट। स्कीम के डिजाइन में एक बुनियादी खामी थी। सरकार ने जनता से जो पैसा जुटाया उससे असली सोना खरीदा ही नहीं, यानी कि सरकार ने इस बॉन्ड को फिजिकल गोल्ड से बैक नहीं किया। हुआ ये कि जनता ने बॉन्ड खरीदा और सोने की बढ़ती कीमत का पूरा फायदा उन्हें मिलने लगा। लेकिन सरकार ने खुद को सोने की कीमत घटने या बढ़ने के खेल के खिलाफ खड़ा कर लिया। अगर सोने के दाम गिरते तो सरकार बच जाती, लेकिन हकीकत उल्टी निकली। 2015 से अब तक सोने की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। इसका सीधा असर सरकार की जेब पर पड़ा। मान लीजिए किसी ने उस टाइम पर 1 लाख रुपए का SGB खरीदा, हर साल उसे 2.5% का ब्याज मिला और जब बॉन्ड रिडीम हुआ तो सरकार को उतनी रकम देनी होगी जितनी आज के सोने की कीमत है। यानी निवेशकों को तो शानदार रिटर्न मिला, लेकिन सरकार को उस निवेश को कई गुना डबल करके पैसा उस निवेशक को लौटाना पड़ा। शुरू में जो स्कीम सरकार को सस्ते सौदे जैसा लग रही थी, वही स्कीम अब उनके लिए महंगा बोझ बन चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी सरकार के लिए इतनी महंगी उधारी एक बहुत ही बड़ी विफलता है। यही वजह है कि हाल ही में मशहूर निवेशक और अकादमिक संजय बख्शी, जिन्हें लोग फंडू प्रोफेसर भी कहते हैं, उन्होंने स्कीम की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बेवकूफाना सरकारी बोरोइंग प्रोग्राम में से एक है ये SGB। उन्होंने इसकी तुलना 2008 की फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से कर दी। तब भारतीय कंपनियों ने डॉलर में कर्ज लिया हुआ था और उन्हें लगा था कि रुपया स्टेबल रहेगा। लेकिन जब रुपया गिरा और शेयर प्राइस टूटे तो कंपनियां हेज न कर पाने की वजह से बुरी तरह से फंस गई। आज वही कहानी सरकार गोल्ड के साथ दोहरा रही है। बिना हेज किए उसने सोने की बढ़ती कीमत का पूरा रिस्क अपने ऊपर ले लिया। मार्केट में कई लोगों ने इसे फ्री कॉल ऑप्शन कहा, यानी निवेशकों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। उन्हें ऊपर का हर फायदा मिल रहा था, लेकिन नुकसान का पूरा बोझ सरकार पर था। और सरकार का पैसा कहां से आता है? आखिरकार टैक्स पेयर से तो आता है। यानी स्कीम का घाटा सीधे आम जनता की जेब से ही निकल रहा था। लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पा रहे। अब सवाल उठता है कि क्या इस स्कीम से सरकार का असली मकसद पूरा हुआ? तो जवाब है नहीं। भारत आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। भारतीय घराने आज भी गोल्ड को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं।
शादी ब्याह त्योहार जरूरत हर मौके पर लोग फिजिकल गोल्ड लेना पसंद करते हैं, खरीदते हैं। एसजीबी की सबसे बड़ी दिक्कत ये ही रही कि इसमें लिक्विडिटी कम थी, सेकेंडरी मार्केट में इसकी खरीद बिक्री मुश्किल रही और सबसे अहम, बॉन्ड को लोग आभूषण में बदलकर पहन नहीं सकते, यानी स्कीम फिजिकल गोल्ड की डिमांड को रोक नहीं पाई, लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ जरूर डालती चली गई। आज की डेट में सरकार पर इस स्कीम से जुड़ा कुल कर्ज लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, क्योंकि 61 ट्रांच अभी भी रिडीम नहीं हुआ है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट घटाने के चक्कर में एक ऐसा बोझ अपने सिर पर डाल लिया जिसे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कहा जा सकता है। तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि सरकार अगर जनता से मिले पैसों से सोना खरीद कर रिजर्व रखती तो आज ये समस्या खड़ी होती ही नहीं। सोने की कीमत बढ़ने से रिजर्व का मूल्य बढ़ जाता और सरकार आसानी से इन्वेस्टर्स को भुगतान कर पाती, लेकिन क्योंकि सरकार ने वो पैसा सामान्य खर्चों में लगा दिया, आज उसे भारी भरकम बोझ झेलना पड़ रहा है। नतीजा साफ है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक ऐसा उदाहरण है जहां आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट बेहद कमजोर साबित हुआ और आज इसकी असली कीमत हम और आप जैसे टैक्स पेयर चुका रहे हैं। एसजीबी के बारे में आपका क्या कहना है? एज अ इन्वेस्टर आप इसको कैसे देखते हैं, और अगर आप इसको भारत के इकोनॉमी स्तर के लिहाज से सोचें तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये बेनिफिशियल है या नहीं? ऐसे ही और वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।